Presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी में संकलित पाठ नेताजी का चश्मा, इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा व लगाव का भाव था। वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। ऑप्शन है इसके, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? तो हालदार साहब के मायूस होने का कारण है कैप्टन का इस दुनिया से चले जाना। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब तो कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर उदासी होती थी। यह मूर्ति देख उदास हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? तो हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए थे। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये पंक्तियाँ हालदार साहब पान वाले के पास खड़े होकर के सोचते हैं, क्योंकि पान वाला कैप्टन पर हंसता है। तब तक पान वाले ने कैप्टन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन हालदार साहब को ये नहीं पता था कि कैप्टन वास्तव में एक चश्मे बेचने वाला नहीं है, चश्मे बेचने वाला है, एक फौजी नहीं है। तब उसके मन में एक फौजी का छवि उभरी हुई थी। उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपनी स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो रेखा चित्र का मतलब है कि उनका एक व्यक्तित्व प्रस्तुत करना, उनका चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच। तो पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता था। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें करने से भी नहीं चूकता है।
प्रश्न नंबर 5 है हालदार साहब। प्रश्न नंबर 5, हाँ, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो ये वाक्य पान वाले ने हालदार साहब को कहे थे। जब हालदार साहब ने पूछा कि कैप्टन कोई फौज है, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक है या उनका कोई साथी है, तो इसलिए ये वाक्य पान वाले ने बोले थे। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए अलावा प्रगाढ़ भी करता है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो क्या भाग है हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हालदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग और पान खाने के शौकीन हैं। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना है। नेताजी की ओर ध्यान से देखना तथा चश्मा वहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो। दूसरा है पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो यहाँ एक बात और उजागर हो रही है कि पान वाला कैप्टन का मजाक जरूर उड़ाता है, लेकिन उसके गुजर जाने पर दुखी भी है। वो उसके अंदर भी संवेदनाएं हैं। तो पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था, ऐसा जिससे ऐसा लगता कि उसके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। प्रश्न 3 है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला न हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा वहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा न दिखे। प्रश्न नंबर 7 है जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब उसके मनस पटल पर कौन सा उसका चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो उसने सिर्फ कैप्टन शब्द सुना था, देखा नहीं था। तो कैप्टन सुनते ही उसके मन में ऐसा आया कि जैसे ये कोई सेना का फौजी है, रोबदार चेहरा, वर्दी पहने हुई, अच्छी हाइट। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से देखा नहीं था, तब तक उसके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता रहा होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। प्रश्न नंबर 8 है कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 2, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न है आप अपनी परिवेश को देखकर, अपने गांव समाज को देखकर, अपनी पृष्ठभूमि को देखकर लिख सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अलग विचार हैं,
अलग पर्सनैलिटी है, वो कैसा सोचता है वो उसको मालूम है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप स्वयं लिखोगे कि उनके गांव में कि वो किस व्यक्ति की, किस नेता की, किस क्रांतिवीर की, किस देशभक्त की मूर्ति लगाना चाहते हैं और क्यों लगाना चाहते हैं, उससे उन्हें क्या उद्देश्य मिलेगा, लोगों को उससे क्या संदेश मिलेगा और लोगों का और उसका उनके प्रति क्या कर्तव्य बनेंगे। तो ये सब आपने स्वयं लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। तो इस सब में हमारा जो कर्तव्य है देश प्रेम का, जैसे कोविड-19 जो चल रहा है काफ़ी समय से, तो पढ़े लिखे हैं हम सब लोगों को जागरूक कर सकते हैं, मास्क के फ़ायदे बता सकते हैं, उनको जो इससे पीड़ित हैं उनको सांत्वना दे सकते हैं। और दूसरा जो ऑक्सीजन की कमी का भी एक सिलसिला चला हुआ है, तो इसके लिए हम सब मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ये भी एक देश प्रेम है। सरकारी संपत्तियां जितनी भी हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, रेलवे, बस स्टैंड, जो भी डिपार्टमेंट है, हम वहाँ पर साफ सफाई रख सकते हैं, सद्व्यवहार बना सकते हैं। और जो प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है उसे हम एकदम से रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं अपने घर से प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को कम से कम प्रयोग करें। तो बहुत आपके मन में भी विचार है, ये भी आपने स्वयं लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इनको हिंदी में लिखना है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि मान लो कोई ग्राहक आ जाता है और उसके चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा चौड़े फ्रेम वाला चश्मा। तो उसने जो चौड़े फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति पर लगा रखा होता है वही हटाकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। अगला है प्रश्न नंबर 11 है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बनती है। वह अधिकाधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा के बनकर रह जाते हैं। तो जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या समय हो गया, क्या वक्त हो गया, क्या टाइम हो गया। तो टाइम शब्द को हमने ग्रहण कर रखा है हिंदी में, ज़रूरत पड़ती है तो हम टाइम शब्द बोलते हैं। कंप्यूटर शब्द को ग्रहण कर रखा है, संगणक नहीं बोलते, तो हम कंप्यूटर शब्द प्रयोग करते हैं। क्लासरूम में हम ब्लैक बोर्ड प्रयोग करते हैं, श्याम पट नहीं लिखते हिंदी में भी। और भी हैं जैसे डस्टर, झाड़न नहीं बोलते ना ही लिखते, तो डस्टर लिखते। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे बात समझ में जल्दी आती है। तो इन प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.